students. I am Engineer S. Nayak sir, Combined Physics Faculty of Achiever Science Classes and Modern Science Circle, बिरोल. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि गॉस लॉ का प्रूफ कैसे करते हैं कूलम्ब्स लॉ का यूज करके. वो हमारा टॉपिक नंबर 25 था. बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में ये बोले थे कि हमारा गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो क्लास था वो छूट गया था क्योंकि होली का फेस्टिवल आ गया था. तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हम दो टॉपिक बैक करके, ये हमारा टॉपिक नंबर 23 का वीडियो है और इसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स. इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और हिंदी में इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स. फ्लक्स को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ता है एरिया वेक्टर को. ये जो एरिया वेक्टर होता है ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे. ये जनरल जो हम लोग एरिया जानते हैं, क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये होता क्या है, ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है किसी सरफेस का. मतलब ये हुआ कि इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग. इसमें एक रेक्टेंगल आप लोग को नज़र आ रहा होगा. इस रेक्टेंगल का पूरा सरफेस को हम लोग कहते हैं एस है. एस सरफेस है रेक्टेंगल का. अब हम लोग इस सरफेस पर कहीं भी एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लेंगे. स्मॉल एलिमेंट एरिया का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा सा एरिया. जैसे अर्थ के सरफेस पर आपका घर, अर्थ बहुत बड़ा सरफेस है और उस पर आपका घर बहुत ही, अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा सरफेस पर आपका घर बना हुआ है. उसी तरह से यहाँ भी एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट आप देखिए, इसको हम लोग ले लिए. इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसी को हम लोग कहेंगे एरिया वेक्टर. कहाँ का एरिया वेक्टर, यहीं का जहाँ पर हम लोग स्मॉल एरिया एलिमेंट को ड्रॉ किए हैं. ये चूंकि ये एरिया वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो हम लोग इस एरिया को डिनोट किससे करेंगे, चूंकि स्मॉल एरिया है तो डी एस से. स्मॉल एरिया एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे, डी एस से. और इसको वेक्टर के रूप में कैसे डिनोट करेंगे, डी एस वेक्टर के रूप में. चूंकि ये एक एरिया वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला आप लोग को स्मॉल एरिया, जो जितना एरिया है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा इस जगह पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा. परपेंडिकुलर आउटवर्ड का मतलब सीधा बाहर की तरफ होगा. एक फिगर में इसको और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं. यहाँ पर देखिए एक बॉन्डेड रीजन है. बॉन्डेड रीजन का यहाँ पर देख लीजिए टोटल 4 सरफेस है. एक सरफेस आपको, एक मिनट, यहाँ पर इस साइड एक सरफेस है, एक सरफेस इस साइड, एक सरफेस इस साइड और एक सरफेस नीचे की ओर. तो 4 सरफेस, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर. तो टोटल 4 सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर को हम लोग देखेंगे तो इस जगह का एरिया वेक्टर यहाँ आप लोग को दिख रहा है. ये एरिया वेक्टर इधर की ओर है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे. उसी तरह से अगर यहाँ का एरिया वेक्टर अगर आपको कहेगा ड्रॉ करने के लिए तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे. उसी तरह से अगर आपको यहाँ का एरिया वेक्टर कहेगा ड्रॉ करने के लिए तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब क्या करना है कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेना है और उसके परपेंडिकुलर में जो है वेक्टर बना देना है और उसी वेक्टर को हम लोग लिख देंगे. कौन सा वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा डी एस वेक्टर. अगर हम इस ये वाला सरफेस पर देखें तो यहाँ का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये हमको देख के ही पता चलता है कि यहाँ का एरिया वेक्टर इधर होगा. उसी तरह से इधर वाला सरफेस पर, इधर जो उस साइड है लेफ्ट साइड, तो उसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा. और ये नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, तो नीचे की ओर होगा. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एरिया वेक्टर को समझने में. ये ऐसे याद रखेंगे कि ये एक स्मॉल एरिया होता है और इसके परपेंडिकुलर में जो एक वेक्टर होता है उसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर. फ्लैट सरफेस के कर्व में एरिया वेक्टर हमेशा उसका डायरेक्शन सेम होता है और कर्व सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस ओर हो गया. ये कर्व सरफेस है, यहाँ का सीधा ऊपर चला गया और यहाँ का ये हो गया. तो ये रहा हमारा एरिया. अब हम लोग देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जिसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। और इसको हम लोग कौन चीज़ से डिनोट करते हैं? फाई से, जो हमारा फाई होता है इससे हम लोग फ्लक्स को डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसका सिंपल डिफिनीसन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल, यहाँ ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इधर देखिए बहुत सारा हम लोग यहाँ लाइन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को कैसे ड्रॉ करते हैं? हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं और दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और इसमें अगर हम लोग किसी भी, ये देखिए एक सर्कल को रख दिए, तो इस सर्कल का जो सरफेस एरिया है इससे कुछ लाइन पास कर रहा है। क्या गो लाइन पास कर रहा है? जरा देखिए इसको, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम अपना भाषा में बोले तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि इससे कितना लाइन पास कर रहा है? 4 लाइन। वही ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, यानी कि जितना लाइन पास करेगा उसी नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसका सिंपल डिफिनीसन है। और फिजिक्स के अगर टर्म में इसका डिफिनीसन को देखेंगे, एक मैथमेटिकल टर्म में इसका डिफिनीसन को देखेंगे तो इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। हम लोग करते हैं किसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हैं ओवर दैट सरफेस। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो उस चीज़ को एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर का दो गो प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग किसका यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फ्लक्स फाई निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसके साथ करेंगे? सरफेस के साथ करेंगे, तो हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। और चूंकि ये छोटा सा रीजन के लिए फ्लक्स निकलता है और पूरा रीजन निकालने के लिए हम लोग कर देते हैं इसका सरफेस इंटीग्रल। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो फाइनली फाई जो हम लोग निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर हमारा ई क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पर हमारा डी एस क्या है? डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट है। और यहाँ पर हमारा थीटा क्या है? थीटा एंगल है। किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच का एंगल है। अब हम लोग आगे ये देखना है कि ये जो हमारा जो ये पूरा मीनिंग बता रहा है कि हम लोग सरफेस इंटीग्रल करके भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। और तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर ये कहना रहता है कि सर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग काउंट करके फ्लक्स का वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? तो दरअसल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा ये हमारे पास एक्चुअल जानकारी नहीं रहता है ना, तो इसीलिए हम लोग नहीं निकाल सकते। सिंपली आपको हम ये बताते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी आज आपको ज्ञात है, तो ये कैसे, कोई मेजर तो नहीं किया होगा उसको जाके, इसको हम लोग मैथमेटिकली कोई दूसरा रूल लगा के इसको हम कैलकुलेट किया है, ना कि हम जो जाके मेजर किया है एकदम इंची टेप लगा के मेजर तो नहीं किया है। तो उसी तरह से यहाँ भी किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना होगा तो काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम 4 लाइन, यहाँ बीच में लाइन नहीं होगा क्या? बीच में भी लाइन होगा, यहाँ भी लाइन होगा, तो ये लाइन कितना होगा इसका सही जानकारी नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल टर्म से इसको निकालते हैं, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करके, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ई डी एस कोस थीटा। अब इसको कैसे यूज करना है इस फार्मूला को, और ये फार्मूला कैसे आया इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब उस फार्मूला को, फ्लक्स के फार्मूला को डिराइव करने के लिए इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर दिया है, बहुत सारा लाइन बना दिए हैं। और इसमें हम लोग क्या किए हैं कि एक एरिया कंसीडर कर लिया है। ये एक रेक्टेंगल आप लोग को दिख रहा है, ये एक एरिया हम कंसीडर कर लिए हैं। और इस एरिया को हम लोग थोड़ा टिल्ड करके रखे हुए हैं, यानी कि पूरा एकदम, थोड़ा सा आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा है, पूरा सीधा करके हम नहीं रखे हुए हैं इसको। अब
हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही इस सरफेस का फ्लक्स का वैल्यू होगा। तो कितना लाइन पास करेगा ये तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका यूज करेंगे। कैसे इसका यूज करते हैं देखिए, इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है इस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट के बारे में आप लोग को पता होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि उस जगह का हमको एरिया वेक्टर मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन कलर में देख सकते हैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम कंसीडर कर लिए। और ये किस सरफेस पर हम लोग कंसीडर किया है, एस सरफेस पर, ये वाला जो एस सरफेस है। और चूंकि ये एस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया है इसीलिए इसको हम लोग डी एस मान लिए। क्या मान लिए, डी एस। और इसके परपेंडिकुलर में ये ब्लू, ये आप वाइट येलो कलर से देख सकते हैं एरिया वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर में। और इसको हम लोग कौन सा वेक्टर यहाँ पर कह दिया है, डी एस वेक्टर। तो ये हमारा इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। और ई वेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ई वेक्टर इधर जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको बस करना क्या है कि ई वेक्टर, ये वाला ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल देख लेना है। तो यहाँ पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट ए सरफेस एस, एक सरफेस एस मान लिए और इसको किस चीज़ में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रख दिए। और डी एस एक स्मॉल एलिमेंट होगा, आपको पता है वहाँ पर डी एस एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग माने हुए हैं। और यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन होगा ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा सरफेस का फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, ये आप लोग को पूरा, एक मिनट, ये देखिए, ये आप लोग को पूरा जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका फ्लक्स हम लोग एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एरिया फ्लैट है। तो इस केस में हम लोग एरिया सेम ले सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हर एक जगह का, हर एक पॉइंट का एरिया वेक्टर अलग अलग होता है। तो उस समय में आपको डी एस वेक्टर हर एक जगह का चेंज करेगा। तो इसीलिए हर एक जगह का डी एस अलग अलग होता है। तो हम एक ही जगह का डी एस को मानते हैं, एक जगह का डी एस को कंसीडर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ ये डी एस दिख रहा है आपको, डी एस एरिया, इसमें से जितना लाइन पास कर रहा है, यानी कि इसमें से जितना जितना फ्लक्स का वैल्यू होगा सिर्फ वो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। सबसे अच्छा एक बात ये है कि पूरा सरफेस का हम लोग एक साथ फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अभी हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं किसका, ये आपको ds का, इससे जितना फ्लक्स पास कर रहा है उसी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, छोटा फ्लक्स होगा, तो ये वाला आप डी फाई निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, तो ये छोटा वाला सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ई वेक्टर और यहाँ पर है डी एस वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, दोनों को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, ई डी एस कोस थीटा। क्या ये जो फ्लक्स है ये पूरा ये वाला सरफेस का है, रेक्टेंगल सरफेस का है, बिल्कुल नहीं। ये जो फ्लक्स हम लोग निकाले हैं ये सिर्फ ये डी एस का निकला है, लेकिन चूंकि हमको निकालना क्या है, पूरा सरफेस का फ्लक्स निकालना है। तो आगे हम लोग हेडिंग देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल एरिया ऑफ द सरफेस। पूरा सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हमको फाई निकलेगा, ये एग्जैक्ट टोटल फ्लक्स होगा। और इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई का। डी फाई का इंटीग्रेशन करने का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये हुआ कि अभी तक तो हमको सिर्फ ये डी एस का ही फ्लक्स पता है, अब इंटीग्रेशन कर दिए तो ये डी एस के अलावा जितना भी एरिया है, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इधर भी है ये एरिया, जितना भी एरिया है सबका फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो डी फाई के जगह हम लोग यहाँ से लेके आए कौन सा, डी फाई के जगह हम लोग यहाँ लिखे ई डॉट डी एस। और ई
और ई डॉट डी एस का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। तो फाइनली यहाँ से हमको मिल जाएगा कि ये जो फ्लक्स होता है ये सरफेस इंटीग्रल करना पड़ता है। चूँकि यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल इसलिए किया, ये सिंपल इंटीग्रेशन ही होता है जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसलिए यहाँ पर सरफेस का साइन देते हैं, सरफेस इंटीग्रल का साइन देते हैं। तो फाइनली फ्लक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। किसका सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, ई डॉट डी एस का, और इसी को लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा है ई वेक्टर, थीटा है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझना है कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट का चीज़ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, ये जो फ्लक्स है फाई, ये तीन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, और एक एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि एरिया कितना है, और एक थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो पास करेगा वो तीन चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, एक डीएस पर और एक थीटा पर। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इसके लिए एक फिगर हम रखे हुए हैं, आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला आप फिगर को ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए कि एक सरफेस आप लोग को दिख रहा होगा, रेक्टेंगल सरफेस, और रेक्टेंगल सरफेस यहाँ पर दिख रहा होगा और बहुत सारा लाइन पास कर रहा है। तो इस सरफेस से जितना लाइन पास करेगा वही इस सरफेस का जितना नंबर ऑफ लाइन पास करेगा वही इस सरफेस का फ्लक्स होगा। अब ये तीन चीज़ पर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये लाइन जो है बहुत घना होगा, और लाइन बहुत घना होगा तो ये लाइन पास पास होगा, बहुत पास पास होगा। तो लाजमी बात है कि अगर लाइन पास पास होगा तो इतना एरिया से बहुत ज़्यादा लाइन क्या करेगा, पास करेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बोले एरिया पर डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर छोटा सा हम एरिया लेंगे तो इससे कम लाइन पास करेगा, और ज़्यादा बड़ा एरिया ले लेंगे, इतना बड़ा एरिया ले लेंगे तो इससे ज़्यादा लाइन पास करेगा। तो ये एरिया पर भी डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए थीटा कितना डिग्री है, यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे है इसको समझते हैं। यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, थीटा है यहाँ पर 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री है, देखिए ये वाला सरफेस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर है इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, इसलिए यहाँ पर थीटा 0 बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लाइन पास कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा इसको हम लोग टेढ़ा कर दे, तो टेढ़ा कर दे तो यहाँ पर थीटा कुछ बन रहा है, थीटा 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, कुछ वैल्यू होगा। और आपको खुद यहाँ पर लगेगा कि पहले जितना लाइन पास कर रहा था अब इसमें उतना लाइन पास नहीं कर रहा है, क्योंकि टेढ़ा हो गया। तो ये वाला लाइन जो पहले पास कर रहा था इधर वाला, क्योंकि ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये ऐसे हो गया, तो इसमें कम लाइन पास करेगा, यानी कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और इस वाला फिगर में आप देखिए जब इसको पूरा टेढ़ा करके ऐसे कर दिया जाए, यानी कि थीटा जो है एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो इस केस में 90 डिग्री जो है थीटा बन रहा है, तो 90 डिग्री थीटा बनेगा, तो इस केस में एक भी लाइन इसमें से पास नहीं करेगा। तो फाइनली ये चीज़ हम लोग देख लिए कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है और थीटा पर डिपेंड करता है। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला रहा फ्लक्स का, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है उसको भी देख लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। तो हम लोग दो क्वांटिटी जानते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितना सरफेस से पास करता है, और नंबर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी।
फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग निकालेंगे। देखिए एसआई यूनिट सिंपल है। फ्लक्स कैसे हम लोग लिखते हैं, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई वेक्टर और डॉट कितना डी एस वेक्टर। ई वेक्टर डॉट कितना होता है डी एस वेक्टर। और ई वेक्टर का एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। यहाँ पर राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि हम पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, माउस का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट काम आप चला सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा ये डायमेंशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन इसके यूनिट में ही छुपा हुआ है, क्योंकि न्यूटन का डायमेंशन हमको पता है mlt-2 होता है और मीटर स्क्वायर का L2 होता है। ये न्यूटन का डायमेंशन हो गया mlt-2, मीटर स्क्वायर का L2 और कूलम का 80 होता है। लेकिन यहाँ पर कूलम है इसलिए इसमें भी -1 लगेगा और इसमें भी माइनस लगेगा, और सबको कंबाइन करेंगे तो m एक आ रहा है तो m लिखेंगे। और L क्या आ रहा है तो L है और L2 है तो L3 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ L1 है और यहाँ L2 है तो यहाँ L3 आ जाएगा। T-2 है और T-1 है तो T-3 आ जाएगा। और A-1 यहाँ सिंगल है तो A-1 हो जाएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस को देखेंगे कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा कैसे, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर चल रहा है, राइट में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसमें हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए। तो सर्कल का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, सर्कल का एरिया वेक्टर इधर आएगा, डी एस वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में थीटा कितना डिग्री होगा, इस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री होगा तो इसी केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है तो थीटा जब होता है 0 डिग्री, यानी कि जो एरिया वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस करके। और फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि इसका फार्मूला तो होता है ई डी एस कोस थीटा, और थीटा कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि फाई मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स हो जाएगा, ई कांस्टेंट होगा तो बाहर होगा और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आएगा, पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा ई एस, यानी कि कभी भी अगर मैक्सिमम फ्लक्स पूछे तो आपको थीटा में दिमाग नहीं लगाना है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस एरिया के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर केस 2 में हम लोग देखेंगे कि मिनिमम फ्लक्स कब होता है। तो केस 2 में मिनिमम फ्लक्स कब होगा जब थीटा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इस केस में ये वाला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ऊपर हमारा ये एरिया वेक्टर हो गया, क्योंकि सर्कल इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, तो ये वाला हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो आ जाएगा ई डॉट डी एस करेंगे तो यहाँ पर ई डी एस कोस 90 डिग्री आ जाएगा, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, जिसके कारण मिनिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फ्लक्स 0 किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, फ्लक्स 0 इम्प्लाई इस चीज़ को करता है कि सरफेस से कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा है। और इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, तो इस फिगर में ये जो सर्कल हम लोग बनाए हैं इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा है। इसमें से लाइन कब पास करता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चलता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे। यही कारण है कि इसमें एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करेगा। उम्मीद है हमारे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आपको क्लियरिफाई करेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे, और आगे का भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको हमारे पेज को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल का बटन दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।